आज सबसे पहले हम अंकित शर्मा की बात करना चाहते हैं। आप में से कई लोग शायद हम जानते हैं कि इस नाम को अब तक भुला भी दिया गया होगा। अंकित शर्मा आईबी के वही कर्मचारी थे जिनकी साल 2020 के दिल्ली दंगों में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मैं वहां पर दंगों को कवर करने के लिए उस जगह पर पहुंची थी जिस गंदे नाले में उनके शव को 1, 2 या 10 बार नहीं बल्कि 51 बार चाकुओं से गोद कर डाल दिया गया था। और इसके बाद उनके शव को जिस गंदे नाले में फेंका गया था उसकी कल्पना करके भी आप हिल जाएंगे, क्योंकि मैं उस जगह से गुजरी थी। उससे इतनी दुर्गंध आती है। उस नाले में क्या कुछ नहीं फेंका हुआ है, कचरे से लेकर पुराने कपड़े, फर्नीचर, जबरदस्त गंदगी और बदबू वाले उस नाले में उनके शरीर को इतनी बेरहमी से मारने के बाद फेंक दिया गया था। अफसोस की बात यह है कि आज 6 साल बाद अंकित शर्मा के लिए इंसाफ मांगने वाला कोई नहीं है और किसी यूनिवर्सिटी में उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन नहीं हो रहे, ना ही नारे लगाए जाते हैं। अंकित शर्मा की ही तरह 52 और लोग मारे गए थे जो दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों में बेरहमी से मारे गए, लेकिन इनका कोई नाम तक नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कि हेड कांस्टेबल रतन लाल इन दंगों में नफरती हिंसा के शिकार हुए थे। कई लोगों के घरों और दुकानों को इस सांप्रदायिक हिंसा में आग के हवाले कर दिया गया था। इन पीड़ितों की आज कोई बात नहीं करता और ना ही इनके लिए, इन परिवारों के लिए अमेरिका से कोई चिट्ठी आती है। लेकिन जिन लोगों को इन दंगों के लिए आरोपी बनाया गया है, उनके हमदर्द, उनके फैंस भारत से लेकर अमेरिका तक मौजूद है और जमकर अपनी मौजूदगी का पूरे देश को एहसास दिला रहे हैं। और आज हम इन्हीं हमदर्दों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना चाहते हैं। यह वीडियो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, जहां 5 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कब्र खोदने के आपत्तिजनक नारे लगाए गए और यह कहा गया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ ज्यादती हो रही है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे संस्थानों में दंगों के मुख्य आरोपियों को हीरो बनाया जाए, उन्हें राजनीतिक असहमति का प्रतीक बनाया जाए, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाएं, तो क्या हमें यह नहीं सोचना होगा कि इन विश्वविद्यालयों में कौन सा वैचारिक जहर घोला जा रहा है? आप कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, आप गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। लोकतंत्र में असहमति की आजादी है, लेकिन यही असहमति जब गाली बन जाए तो कई सवाल उठते हैं। दिल्ली दंगों में महरूफ अली, आसिम अली, शाह मोहम्मद, मोहम्मद शाहनवाज, मुबारक हुसैन, आसिफ हुसैन, अकील अहमद, शरीफ खान, आमिर खान, अरशद रजा भी मारे गए थे और इन सब का धर्म भी इस्लाम था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम का सिर्फ मुसलमान होने की वजह से समर्थन किया जा रहा है, तो इन दंगों में मारे गए मुसलमानों की बात क्यों नहीं करता कोई? हम बस ये कह रहे हैं कि ऐसे अनेकों लोग आ जा रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो आखिर इन मुसलमानों की जिनकी मौत हुई थी, उनके लिए इंसाफ की आवाज हलक से बाहर क्यों नहीं निकलती? आखिर ऐसा क्यों है कि जिन आरोपियों को हमारी अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं, उन्हीं आरोपियों का महिमा मंडन होता है? उन्हें जबरदस्ती क्रांतिकारी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं क्रांतिकारियों की कुछ बातें आपको अभी सुनाने वाले हैं आज हम, ताकि आप भी समझ पाएं कि जिन्हें क्रांतिकारी बनाया जा रहा है वो भारत के लिए क्या सोच रखते हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दंगों में इन दोनों आरोपियों की केंद्रीय भूमिका रही है, सेंट्रल रोल इन द रायट्स, और यह बात पूरी तरह गलत है कि इन्हें जेल में रखने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि कोर्ट ने केस के मेरिट्स, डिमेरिट्स
इनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि केस को शुरुआती तौर पर देखने से ये साफ समझ में आता है कि पूरे जो दंगे दिल्ली के हुए उसमें मुख्य रोल, सेंट्रल भूमिका इनकी थी और इनको बेल ना मिलना किसी भी संवैधानिक हक का उल्लंघन नहीं है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद ये धारणा बनाई जा रही है कि उमर खालिद शर्जील इमाम को उनके धर्म के कारण जेल में कैद करके रखा जा रहा है। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इस देश में दंगाइयों का भी एक फैन क्लब है, और ये फैन क्लब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी इन पर दंगे के आरोप हैं, लेकिन दंगे के ही आरोपी क्यों इनके हीरो बनते हैं? ये फैन क्लब अपने दंगा के आरोपियों को हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि शर्जील इमाम उमर खालिद पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। क्या आपको पता है कि दिल्ली दंगों के वक्त शर्जील इमाम ने यह कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी उनका समर्थन करते हैं तो ये लोग चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करके उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर सकते हैं और इससे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। बीते दिनों आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट में जब बांग्लादेश की बात आ रही है और वहां से कट्टरवादियों की आवाजें उठ रही हैं, बयान आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बार बार कि चिकन नेक एक छोटा सा है जिस पर बांग्लादेश की बुरी नजर है, वो चाहता है वहां से काटकर, और बार बार धमकी देता है कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अलग कर देंगे। वही बोली ये शख्स बोल रहा है, ये सामने है आपके। उसे ये भी कहा था कि मुसलमानों को ऐसा करने के लिए एकजुट होना होगा, और जिस इलाके में चिकन नेक कॉरिडोर है वो इलाका मुस्लिम बहुल है। आप बस सोचिए कितनी खतरनाक योजना, और इसमें भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही थी। लेकिन आज इसी देश में जेएनयू के कुछ छात्र शर्जील इमाम को हीरो बना रहे हैं, महिमा मंडन करके रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप पहले उसका ये बयान सुनिए। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। सोचिए, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि अगर असम भारत से अलग हो जाए तभी मुसलमानों की बात सुनी जाएगी, वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा। कह रहा है मुस्लिमों का वो इलाका है इसलिए हम आसानी से ये कर सकते हैं। और ये भी सोचिए कि जब बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर इसी तरह की धमकी देते हैं तो हम उन्हें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं, और मान रहे हैं, और है भी, और उन्हें भारत विरोधी कट्टरपंथी कहते हैं। लेकिन इस मामले में शर्जील इमाम भी तो यही कह रहा है। वो तो दंगों के वक्त दिल्ली में भी चक्का जाम कराना चाहता था। उसने कहा था कि दिल्ली में दूध, सब्जियां, बाकी जरूरी सामान की सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, दिल्ली को अपाहिज बना देना चाहिए। आज कांग्रेस के कुछ नेता शर्जील इमाम और उमर खालिद को अपना वैचारिक राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी शर्जील इमाम ने महात्मा गांधी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा फांसीवादी नेता बताया था, और ये कहा था कि गांधी जी ने राम राज्य की बात कही थी, इसीलिए वो महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं करते। इसी शर्जील इमाम ने यह भी कहा था कि अगर दिल्ली में सेना की तैनाती होती है तो इससे दुनिया में भारत सरकार की बदनामी होगी और इससे मुसलमानों की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के लिए जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की कब्र खोदने की बात हो रही है। यह बोला जा रहा है कि एक कब्र जेएनयू की धरती पर खोदी जाएगी। इस मामले में जेएनयू प्रशासन का आधिकारिक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन नारों को लोकतांत्रिक विरोध नहीं माना जा सकता। ये यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है और इससे देश की सुरक्षा प्रभावित होने का अंदेशा है। इसके अलावा जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर करने की भी सिफारिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। यह पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे। आपको ये दिखाते हैं हम, ये चिट्ठी है, वो चिट्ठी है जिसमें जेएनयू की तरफ से दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश की गई है कि वो इस मामले में केस दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें और फिर उसकी जांच करें। अब जेएनयू में इस तरह के नारे पहले भी लग चुके हैं। जेएनयू वही संस्था है जहां साल 2016 में अफजल गुरु के समर्थन में भी नारे लगे। सिलसिला अगस्त 2019, नवंबर 2019, जनवरी 2020 में दोहराया गया। सोचने वाली बात यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के को उनको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर,
मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद, शिफाउर रहमान को सशर्त जमानत दी और ये सारे आरोपी भी मुस्लिम हैं। ऐसा क्यों है कि जिन आरोपियों को जमानत मिलती है उनके धर्म को नजरअंदाज किया जाता है, जिन्हें जमानत नहीं मिलती उनके धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, जबकि सच यह है कि अदालत आरोपियों का धर्म नहीं उनका अपराध देखती। अंग्रेजी का एक शब्द है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पक्ष से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गलत को सही, झूठ को सच मानकर जीने लगता है और नैतिकता की ऐसी गैस लाइटिंग में फंस जाता है जहां से उसके लिए ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक। इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर गैस लाइटिंग की जा रही है। उन्हें दंगों का आरोपी कहने के बजाय क्रांतिकारी बनाकर देश के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि सच यह है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई। कई बार इन अदालतों ने लंबी लंबी बहसें की, जिसके बाद उनकी नियमित जमानत को बार बार खारिज किया गया। लेकिन इसके बावजूद गैस लाइटिंग करके यह धारणा बनाई जाती है कि इन दोनों आरोपियों को बिना आधार के जेल में रखा जा रहा है, इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते, ये आपको जरूर देखना चाहिए, न्यूयॉर्क शहर का ये मेयर, न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के बाद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी भेजी थी और इसमें यह लिखा था कि उन्हें उमर खालिद के माता पिता से मिलकर बेहद खुशी हुई, उन्हें उमर खालिद की चिंता है। बड़ी बात यह है कि उमर खालिद के पिता दिसंबर महीने में अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने जोहरान ममदानी से मुलाकात करने के बाद उनसे इस मामले में समर्थन मांगा था और बाद में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के पिता की मुलाकात अमेरिका के 8 सांसदों से भी कराई थी। ये वही सांसद है जिन्होंने पिछले हफ्ते भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा था और यह माहौल बनाया गया था कि भारत में उमर खालिद के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब आप समझिए, ये तो कुछ ऐसा ही मामला हो गया कि यहां के किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए लखनऊ के मेयर की चिट्ठी ली जाए, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी आई। कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश है भारत के विरोध में और ऐसे में देश के लोग जब शामिल होते हैं तब बात दुख की होती है। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ना सिर्फ वक्त की ताकत को दिखाती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। 5 जनवरी को जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लोअर मैनहट्टन की एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया, ये देखिए, उनके हाथों को हथकड़ी से बांधा गया था। अमेरिकी सेना के जवान उन्हें घसीटकर एक बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। निकोलस मादुरो साल 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी और देश में उन्हें अपराधी बनाकर रखा जाएगा और उनकी हालात ऐसी हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए जब उनके जलवे हुआ करते थे। शायद इसे ही वक्त की ताकत कहते हैं, जो शक्तिशाली से शक्तिशाली तानाशाह को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। और आज निकोलस मादुरो के साथ भी यही हो रहा है। एक हफ्ते पहले तक निकोलस मादुरो का जीवन बिल्कुल अलग था। वो पिछले साल तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल साल 2031 में समाप्त होना था। निकोलस मादुरो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि वो अपना तीसरा कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने पूरी योजना बनाई कि वो अगले साल, फिर उसके अगले साल क्या करेंगे, कैसे वेनेजुएला की राजनीति में सर्वशक्तिमान बने रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त इंसान की योजनाओं के हिसाब से नहीं चलता और इस मामले में भी यही। सिर्फ एक हफ्ते में निकोलस मादुरो की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जहां एक हफ्ते पहले तक वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, हमेशा सूट बूट में रहते थे, यूएन में जाकर भाषण देते थे, उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा होता था, वहीं आज निकोलस मादुरो अमेरिका की एक जेल के कैदी हैं। उन्हें कैदियों के कपड़ों में रखा जा रहा है। उन्हें अमेरिका के सुरक्षाकर्मी घसीट कर अदालतों में लाकर पेश कर रहे हैं और ये तस्वीरें उनके बदले हुए वक्त का प्रमाण दे रही हैं।
कहते हैं ना कि वक्त ना दोस्ती देखता है ना दुश्मनी, वो ना सत्ता से डरता है ना ताकत से झुकता है। ये वक्त इतना बलवान होता है कि जो आज इतिहास लिख रहा होता है कल वही इतिहास का उदाहरण बन जाता है। और वक्त का सबसे बड़ा सच यही है कि वो किसी को स्थायी नहीं मानता, ना तख्त को और ना ताज को। और निकोलस मादुरो उसका सबसे ताजा उदाहरण है। आज पूरी दुनिया निकोलस मादुरो को उन तस्वीरों से पहचान रही है जो तस्वीरें अमेरिका द्वारा जारी की जा रही हैं। इससे पहले शायद पूरे विश्व में कम से कम हर घर में लोग शायद उन्हें पहचानते भी नहीं थे, उनका नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि जब निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तब उनका जीवन कैसा था। निकोलस मादुरो की छवि एक तानाशाह नेता की बनाई गई। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विपक्ष की आवाज को पूरी तरह दबाने की कोशिश की और यह आरोप लगता रहा कि वो विरोधियों से चुन चुनकर बदला लेते रहे। लेकिन यह भी सच है कि निकोलस मादुरो जब तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे तब तक उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए खास अंदाज अपनाया। चाहे राजनीतिक रैली हो, सरकारी कार्यक्रम हो, टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन हो, निकोलस मादुरो अक्सर कैमरों के सामने डांस करते नजर आते थे। और उनके समर्थक कहते थे कि निकोलस मादुरो का डांस करना उनकी जनता से जुड़ने की खास शैली है, जबकि आलोचक और विरोधक कहते थे कि जिस देश में महंगाई, भूखमरी का संकट है, आर्थिक कंगाली बढ़ रही है, उस देश का राष्ट्रपति अगर डांस करते दिखता है तो यह संवेदनहीनता है। लेकिन इसके बावजूद निकोलस मादुरो ने अपने डांस को अपनी राजनीति का एक स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया। और अब कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसी डांस के कारण राष्ट्रपति ट्रंप निकोलस मादुरो से काफी नाराज हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जो प्रचलित अखबार है अमेरिका की, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 21 नवंबर और 23 दिसंबर को अमेरिका ने निकोलस मादुरो से संपर्क किया था और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के उस प्रस्ताव के बारे में बताया था जिसके तहत निकोलस मादुरो को यह विकल्प दिया गया था कि अगर वो राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं और देश छोड़कर तुर्की जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद निकोलस मादुरो ने न सिर्फ अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि उन्होंने एक गाने पर अपने डांस का वीडियो बनाया और इस गाने के बोल थे नो वॉर यस पीस। निकोलस मादुरो के इस डांस वीडियो को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना अपमान माना, इसे निकोलस मादुरो का अहंकार बताया। इस डांस वीडियो के बाद यह तय हुआ कि अब अमेरिका वेनेजुएला को कोई शांति प्रस्ताव नहीं भेजेगा और अब सीधे अमेरिका की सेना वेनेजुएला में घुसकर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करेगी और उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। हम आपको निकोलस मादुरो के वो डांस वीडियोस दिखाते हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप उन पर बुरी तरह भड़के। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी सत्ता जा चुकी है, अब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं नहीं। कल जब अमेरिका की संघीय अदालत में उन्हें पेश किया गया तब कोर्टरूम में घुसते ही निकोलस मादुरो ने वहां मौजूद मार्शल जवानों और जस्टिस एल्विन हेलेस्टेन को हैप्पी न्यू ईयर कहा। इस पर जस्टिस एल्विन हेलेस्टेन ने आपत्ति भी जताई और यह कहा कि जब तक निकोलस मादुरो को बोलने को ना कहा जाए तब तक वो चुप रहे। इसके बाद निकोलस मादुरो से यह कहा गया कि वो अपनी पहचान करे। हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। उन्हें कहा गया कि वो अपनी पहचान करें और अदालत के सामने इस बात की पुष्टि करें कि वो ही निकोलस मादुरो है। इसके बाद निकोलस मादुरो ने अपना नाम बताया और ये कहा कि उन्हें उनके कैराकस स्थित घर के बाहर से किडनैप किया गया है और वो अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। निकोलस मादुरो ने खुद को एक नेक इंसान बताया। इसी दौरान निकोलस मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरेस भी कोर्टरूम में मौजूद थी, जिनके सिर पर कुछ चोटों के निशान थे और उन्होंने भी यही कहा कि उनका अमेरिकी सेना द्वारा अपहरण किया गया है और उन पर नार्को टेररिज्म के जो आरोप लगाए गए हैं वो सिरे से बेबुनियाद है। इस पूरे मामले में जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा वो अहम बात यह है कि अमेरिका ड्रग्स तस्करी के लिए निकोलस मादुरो को तो जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि जो माफिया अमेरिका में ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाता है उस माफिया को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने वेनेजुएला में तो अपनी सेना भेजकर वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, अमेरिका ले आए, यहां केस चला रहे। लेकिन उनका क्या, जो लोग अमेरिका में रहकर अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं उन्हें अमेरिका की सेना क्यों नहीं रोक पा रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूं जिससे आपको अमेरिका का दोहरा चरित्र भी समझ में आएगा कि आखिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स को अगर आप देखेंगे, ड्रग्स का जो पूरा मामला चल रहा है तो दुनिया में ड्रग्स लेने वाले जो लोग हैं
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत कहां है? अमेरिका में। और यह हमारा सोर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जिसमें हर 1 लाख लोगों पर, यह है मेन जिसमें आप देखेंगे, हर 1 लाख लोगों पर सबसे ज्यादा अमेरिका में 3,820 लोग ड्रग्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर है कनाडा, जहां हर 1 लाख लोग में 2,170 लोग ड्रग्स लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, जहां हर 1 लाख लोगों पर 2,060 लोग ड्रग्स लेते हैं। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, जहां हर 1 लाख पर 1,740 लोग। और यही ब्रिटेन का भी हाल है, इन दोनों का टाई है, हर 1 लाख लोगों पर ब्रिटेन में भी इस सोर्स के मुताबिक 1,740 लोग ड्रग्स लेते हैं। यहां सवाल यही है कि अगर अमेरिका वाकई में इतने बड़ा सुपर पावर है, उसने ड्रग्स के कारण वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर दी, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए, राष्ट्रपति की पत्नी को भी उठाकर ले आए, वो अपने देश अमेरिका में ड्रग्स के नेटवर्क को क्यों खत्म नहीं कर पा रहा? साल 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज के कारण अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें भी 48,000 मौतों के लिए सिर्फ फेंटेनिल ड्रग को जिम्मेदार माना गया। आप सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज से उनकी मौत हुई, 1 लाख। लेकिन उसमें भी सिर्फ फेंटेनिल ड्रग, जिसमें 48,000 मौतें हुई फेंटेनिल ड्रग से। और इसकी तस्करी कहां से होती है? चाइना से होती है। फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी चीन से। और इसमें भी हमारा सोर्स है CDC US। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए नीचे। यानी CDC US के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा जो मौतें हुई हैं साल 2023 में, उसमें 48,000 मौतें सिर्फ फेंटेनिल ड्रग्स की वजह से हुई हैं। और फेंटेनिल ड्रग की तस्करी चीन से होती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी फेंटेनिल ड्रग की तस्करी के पीछे चीन का हाथ बता चुके हैं। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने चीन पर कौन सी कार्रवाई की? अमेरिका अगर ड्रग्स की तस्करी को लेकर इतना ही गंभीर होता तो वो चीन पर भी वैसा ही रुख अपनाता जैसा उसने वेनेजुएला पर अपनाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और चीन को तो राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में भी डिस्काउंट दे दिया है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ अपने से कमजोर देशों पर ताकत दिखा सकता है। इस मामले में ड्रग्स को उसने सिर्फ बहाने की तरह इस्तेमाल किया है। आज 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 2,72,00,000 लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी गंभीरता को समझिए। अमेरिका नशे की चपेट में है और नशा मैं खत्म कर दूंगा अपने देश से, ये बहुत बड़ा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि मैं ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर दूंगा, मैं यहां आने वाले सारे ड्रग्स को रोक दूंगा। कुल 34 करोड़ की आबादी में 2,72,00,000 लोग ड्रग्स लेते हैं अमेरिका में। और इन लोगों तक ड्रग्स आसानी से पहुंच भी रहा है। लेकिन अमेरिका अपने देश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म नहीं कर पा रहा। इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लो। वेनेजुएला से अब पूरा मामला चलेगा और वेनेजुएला के खिलाफ जो एक्शन वो ले रहे हैं या राष्ट्रपति वहां के, उसके जरिए वो एक एक्शन दिखा रहे हैं। ड्रग्स के नाम पर सैन्य ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने देश में ले आता है अमेरिका। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये सब पहली बार कर रहा है। आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए। आज ऐसे कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाएंगे जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने क्या कुछ किया है अब तक। तो सुनिए, पहला केस जो हम आपको बता रहे हैं अमेरिका का, जब ऐसे उन्होंने किसी दूसरे देश के सिटिंग लीडर को, आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए, जिनकी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस वक्त गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के दबाव में नेटो ने लिबिया में सैन्य हस्तक्षेप किया था और इसके बाद लिबिया के विद्रोही मुअम्मर गद्दाफी पर हावी हो गए। उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अमेरिका पर आरोप लगता है कि उसने तब गद्दाफी के साथ बदला लिया था और अमेरिका लिबिया को अपने पक्ष में करना चाहता था। अब आ जाइए केस नंबर 2, लिबिया की तरह इराक के शासक सद्दाम हुसैन, इन पर साल 2003 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वो WMD का आज तक पता नहीं चला, कोई अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके नाम पर एक माहौल, एक भय, एक खौफ पैदा किया गया।
इन आरोपों के आधार पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाया और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। लेकिन इसके बाद कभी भी आरोप साबित नहीं हुए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। लेकिन सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया। अब आ जाइए अफगानिस्तान, केस नंबर 3। ये तो हम आपको हाल फिलहाल के बड़े बड़े केसेस जिनके बारे में शायद आप पहले से जानते हो, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं, आपको फिर से बता रहे हैं। अफगानिस्तान में भी अमेरिका की सेना 20 सालों तक रही, लेकिन इसके बाद साल 2021 में अमेरिका ने आतंकी संगठन तालिबान को सत्ता सौंप दी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और यह सूची बहुत लंबी है। हम बस आपको यह बता रहे हैं कि अमेरिका कैसे अलग अलग देशों को अपना निशाना बनाता है, वहां के नेताओं को बर्बाद करता है। फिर यह भी बताया जाता है कि ऐसा लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े झंडा बरदार बने रहे, जबकि वो यूएन चार्टर का उल्लंघन करके दूसरे देश में जाकर इस तरह की कार्रवाई करते रहे। वैसे आज आपको यह भी देखना चाहिए कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तब तक यही कहा जाता था कि अगर वो नहीं रहे तो वेनेजुएला का क्या होगा। लेकिन आज निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के सिर्फ 3 दिन बाद वेनेजुएला में नई सरकार का गठन हो गया। इस अंतरिम सरकार की कमान डेल्सी रोड्रिगेज को सौंपी गई है, जो साल 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी। हाल ही में उनके कई बयान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आए, लेकिन उन्हें सत्ता सौंप दी गई है और इस दौरान उन्होंने वेनेजुएला के आर्थिक मामलों और तेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला उनकी कठपुतली बन जाएगा और वो अपनी मनमर्जी करके इस देश के सभी संसाधनों पर खुद फैसला ले सकेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला में अंतरिम सरकार बनने से अमेरिकी हस्तक्षेप को रोका जाएगा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस गुएरा ने कहा कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, अब भी वेनेजुएला सुरक्षित हाथों में है। सुनिए। Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र, शांति और मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने कैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजाक का पात्र बना दिया है। यूएन चार्टर या संयुक्त राष्ट्र का संविधान यह कहता है कि दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना होगा, और हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में यूएन का चार्टर यूएन को ही पढ़कर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस अपना ही जो नियमावली है उसको भूल चुका है, क्योंकि उसी में लिखा है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों, राजनीति में दखल नहीं दे सकता। लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के संविधान की धज्जियां उड़ाई, और यह भी तब हो रहा है जब अमेरिका खुद संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। सोचिए, अगर संयुक्त राष्ट्र का स्थायी देश ही उसके संविधान का पालन नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र की क्या अहमियत रहेगी। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक का कोई फायदा नहीं। चीन, रशिया, क्यूबा, मेक्सिको, चिली जैसे देशों ने अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और निकोलस मादुरो की रिहाई की मांग की। लेकिन इस विरोध का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा अमेरिका पर, इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की आपत्ति को भी गंभीरता से नहीं लिया, और यह आपात बैठक सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई। संयुक्त राष्ट्र को दुनिया भर की सरकारों से हर साल 4,20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलती है, और यह पैसा दुनिया में शांति की स्थापना के लिए किया जाता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस उद्देश्य में भी कभी कामयाब नहीं होता। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक आज भी दुनिया के 35 से ज्यादा देशों के बीच 59 सैन्य संघर्ष और युद्ध चल रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र किसी भी देश में शांति लाने में नाकाम रहा। हकीकत में संयुक्त राष्ट्र एक निष्क्रिय संस्था है, और इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र को शांति से ज्यादा शांति के नाम पर मिलने वाले पैसे से मतलब रहता है। आज संयुक्त राष्ट्र दिखावे के लिए वेनेजुएला की घटना पर चिंता तो जता रहा है, लेकिन सच यह है कि अगर उसने इस घटना के खिलाफ अमेरिका पर कोई कार्रवाई की
तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को पैसे देना बंद कर देगा। मामला नोट का है। संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली कुल फंडिंग में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 31%। मामला 31% पैसे का है। जर्मनी को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी यहां यही हिस्सेदारी 10% भी हो। और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है, इसीलिए अमेरिका अपनी मनमानी करता आया है और संयुक्त राष्ट्र को इस मनमानी पर चुप रहना पड़ता है, दूसरी तरफ देखना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस वक्त यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि ताकि दुनिया में शांति को सुनिश्चित किया जा सके, दुनिया के सभी देशों के लिए उनकी सीमाओं को तय किया जा सके। लेकिन अमेरिका ने कई मौकों पर साबित किया कि संयुक्त राष्ट्र पर उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो इस संस्था के संविधान से भी ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अमेरिका ईरान पर भी बम गिरा सकता है, नाइजीरिया में भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, वेनेजुएला में भी सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, उनके राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश में ला सकता है, यूक्रेन को भी हथियार बेच सकता है, ताइवान को हथियार बेच सकता है, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने भी संचालित कर सकता है और अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं। बड़ी बात यह है कि इन सारी मनमानियों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप खुद संयुक्त राष्ट्र को एक बिना दांत वाली संस्था बताते हैं और ये कहते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र को युद्ध नहीं रुकवा सकता तो संस्था का फायदा क्या है। इस बात पर तो हम भी सहमत हैं उनसे। वैसे इस घटना का पहलू और भी है जो चीन से जुड़ता है। पिछले 3 दिनों से लगातार आप ये सुन रहे होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के काफी करीब थे, चीन ने उन्हें काफी कर्ज दिया, जिसके कारण अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन यह बात हकीकत में आधी अधूरी है और इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाना चाहती हूं। अगर अमेरिका को वाकई में इस बात की चिंता थी कि वेनेजुएला उसके पड़ोस में होते हुए भी चीन से अच्छे रिश्ते रख रहा है, भारी कर्ज ले रहा है, उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, तो सबसे पहले अमेरिका को खुद के गिरबान में झांकना चाहिए था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जिस देश ने चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है वो देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। हम भी ये डेटा देखकर हैरान रह गए थे। सबसे ज्यादा चीन से कर्ज लेने वाले टॉप 10 देशों में साल 2000 से साल 2023 तक सबसे ऊपर है अमेरिका। आप सोचिए, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं आप देखिए चीन से सबसे ज्यादा जो कर्ज लेने वाले 10 शीर्ष देश हैं उनमें अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अगर आप देखिए तो रशिया है, रूस। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया फिर वेनेजुएला। लेकिन आप फासला देखिए ना बाकी देशों में और जो इस वक्त अमेरिका ले रहा है। वेनेजुएला भी लेता है लेकिन लगभग 9.5 लाख करोड़, लेकिन यहां तो 18 लाख करोड़। सबसे ज्यादा चाइना से कर्ज लेने वाला देश है अमेरिका। सोचिए, अमेरिका को अगर इस बात से परेशानी है कि वेनेजुएला चीन से कर्ज क्यों ले रहा है, चीन से क्यों इतना रिश्ता है, चीन के साथ क्यों इतनी बोनहोमी चल रही है, तो इस कर्ज के बारे में तो सोचता कि उनसे ज्यादा तो हम ही लेते हैं चीन से। दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज खुद अमेरिका ले बैठा है और दुनिया को ज्ञान देता है अमेरिका। यहां एक और पहलू यह भी है कि अब तक अमेरिका दुनिया की सुपर पावर रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में चाइना अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। अमेरिका ने जहां दुनिया के छोटे बड़े देशों को सुरक्षा की गारंटी देकर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, वहीं चाइना सुरक्षा की जगह लोन, आर्थिक मदद देकर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। आज दुनिया के 217 देशों में से 179 देश चीन के कर्जदार है। आप सोचिए, अमेरिका कर्ज ले रहा है चाइना से। इन देशों को चीन ने 198 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो रशिया और कनाडा जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। चाइना ने हर छोटे से लेकर बड़े देश को कर्ज दिया है ताकि ये देश चीन के वर्चस्व को स्वीकार करे, चाइना अमेरिका की जगह लेकर दुनिया की नई सुपर पावर बन जाए। इसी मकसद से चाइना ने साउथ अमेरिका के उन देशों को भर भर के कर्ज दिया है जिन्हें अमेरिका अपने लिए रणनीतिक रूप से अहम मानता है। पूरी लिस्ट हमने आपके लिए निकाली है। जैसे वेनेजुएला को चाइना ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, 9.5 लाख करोड़। ब्राजील को भी लगभग 6 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। अर्जेंटीना को 3,25,000 करोड़ का कर्ज दिया। इक्वाडोर को 2,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कोलंबिया को 33,000 करोड़ रुपए का।
ये सारे वो देश हैं जिन्हें अब राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला जैसे हमले की धमकी दे रहे हैं और इन्हें चाइना के खेमे में अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली पोजीशन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं चाइना दुनिया की नई सुपर पावर बनने के लिए दुनिया भर में कर्ज बांट रहा है। आज अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और वो निकोलस मादुरो की हथकड़ी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद यही है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि अब भी उसका वर्चस्व कम नहीं हुआ है और दुनिया का असली बॉस वही है, असली दादा जिसे आप कह सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया में इससे पहले भी जिन देशों को सुपर पावर माना गया है, उन्होंने अपने पतन के वक्त ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। जैसे 18वीं शताब्दी में स्पेनिश साम्राज्य को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता था। उस वक्त स्पेनिश साम्राज्य दुनिया के 10% भूभाग पर राज करता था। कुल 22 देशों में उसका शासन था। लेकिन बाद में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध, सैन्य संघर्ष में शामिल होने से स्पेनिश साम्राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। इसकी वजह से सोने चांदी पर उसका नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे स्पेनिश साम्राज्य ने सुपर पावर वाली छवि खो दी और इस छवि को बचाने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 12 देशों से युद्ध लड़ा। इसके बाद ब्रिटेन एक नई सुपर पावर बना, जिसे दुनिया के 25% भूभाग 56 देशों पर राज किया, जिनमें हमारा अपना देश भारत भी शामिल था। उस वक्त कहा जाता था कि ब्रिटेन साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के गुलाम देश आजाद हुए, उनसे भी बड़े, और उस वक्त सुपर पावर वाली जो उनकी छवि थी वो खत्म। ब्रिटेन के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स बनी, जिनमें सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुपर पावर वाली ताकत खत्म हुई। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अमेरिका ने ना सिर्फ अपनी करेंसी डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाया, बल्कि दुनिया में उसने अपनी ये छवि बनाई कि उसके संरक्षण वाले देशों पर कभी भी आंच नहीं आएगी, कभी कोई हमला नहीं हो सकता। इससे कई देश अमेरिका की शरण में आ गए। अमेरिका धीरे धीरे मजबूत होता गया, लेकिन अब अमेरिका के वर्चस्व को भी चुनौती मिल रही है। अब दुनिया डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्रा को अपना रही है। चीन अपनी करेंसी युआन को बढ़ावा दे रहा है। जिसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, उस वेनेजुएला ने चीन से युआन में ही कच्चा तेल खरीद रहा था और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। आज भी अगर अमेरिका कोलंबिया को हमले की धमकी दे रहा है, तो इसका कारण यही है कि कोलंबिया ने ब्रिक्स में जाने की इच्छा जताई, वो भी अमेरिका के वर्चस्व को अस्वीकार कर रहा है। जब अमेरिका को लग रहा है कि उसकी सुपर पावर वाली जो छवि है वो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रही है, तब वो उसी तरह से छटपटा रहा है जैसे कभी स्पेनिश साम्राज्य, कभी ब्रिटिश साम्राज्य छटपटाया करते थे। आज वेनेजुएला की घटना को लेकर हमारे अपने देश भारत में भी काफी बहस हो रही है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वेनेजुएला के साथ जो हुआ वैसा भविष्य में भारत के साथ हो सकता है। तो एक ही जवाब है इस सवाल का है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत कोई कमजोर देश नहीं है, बल्कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो सेनाएं हैं, उनमें 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और शांति के खिलाफ माना था। लेकिन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दृढ़ता के साथ भारत के परमाणु संपन्न देश बनने का समर्थन कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह परमाणु परीक्षण ना प्रदर्शन के लिए है, ना किसी घमंड के लिए है, बल्कि यह हमारी रक्षा की दृढ़ नीति का हिस्सा है। जब दुनिया में चुनौतियां बदल रही हैं, तो हमें तैयार रहना आवश्यक है और हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सक्षम होना चाहिए। आज देखिए, भारत दुनिया के 10 परमाणु संपन्न देशों में से एक है। हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज आपको भी अटल जी का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है, तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है।
आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। को बांग्लादेश में असहाय हो चुके अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर भी विश्व में एक अजीब सी चुप्पी है। बांग्लादेश में आज किराना की दुकान चलाने वाले एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी गई। इस तरह पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय के 6 लोगों को कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में मार डाला। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की पहली हत्या हुई। उसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। 30 दिसंबर को बजेंद्र बिस्वास नाम के सुरक्षाकर्मी की हत्या की गई। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। अब 5 जनवरी को एक ही दिन में 2 हिंदुओं की जान ले ली गई। इसमें एक राणा प्रताप बैरागी हैं और दूसरे मणि चक्रवर्ती। ये घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, उनके खिलाफ बढ़ती नफरत का सबूत है। वहां हिंदुओं को बिना विवाद, बिना किसी वजह के मारा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि कोई भी उनके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं। कल हम आपको इस पर एक विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे और ये बताएंगे कि क्या पश्चिमी देशों को बांग्लादेश के हिंदू नजर नहीं आते। मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले वो तमाम लोग आज कौन से बिल में छिप गए हैं, और क्या बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदू ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। कोटा में चोरी का तरीका चोर के लिए भारी पड़ गया। ये चोर चोरी के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए एग्जॉस्ट फैन जो ऊपर लगा रहता है, एग्जॉस्ट फैन के छेद का सहारा लिया, लेकिन घर में तो वो नहीं घुस पाया, उल्टे एग्जॉस्ट फैन के छेद में ही फंस गया, अटक के रह गया। कोटा में एक परिवार के सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए गए थे। रात करीब 1 बजे घर लौटे और मेन गेट का ताला खोला और नजर रसोई की तरफ गई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि रसोई के एग्जॉस्ट फैन के छेद में एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जो आधा अंदर था और आधा बाहर। पता चला ये व्यक्ति चोरी के इरादे से एग्जॉस्ट फैन के छेद से घर में घुसना चाहता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और फंस गया। वो और उसका साथी काफी समय तक इसे निकालने के लिए जूझते रहे, लेकिन नाकाम रहे। बाद में लोगों का शोर सुनकर इसका साथी भाग गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चोर पुलिस का स्टिकर लगी कार से चोरी करने पहुंचा था और इस तरफ फंसने से उसकी चोरी की योजना नाकाम हो गई। बाद में पुलिस के पहुंचने पर कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और कार को भी जब्त कर लिया। बिहार की राजधानी पटना को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने वहां पर नई पहल शुरू की है और इसके लिए सबसे पहले पीक के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा है, जो पान का पीक वगैरह फेंकते हैं। अगर कोई खुले में पान, गुटखा, तंबाकू की पीक से गंदगी करेगा तो उस पर तत्काल 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे लोगों का पोस्टर सार्वजनिक करके शर्मिंदा किया जाएगा। पटना नगर निगम ने अब खुले में पीक पर बैन लगा दिया है। ऐसे करने वाले पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उसे पूरे शहर में शर्मिंदा किया जाएगा और इसके लिए पीक से गंदगी फैलाने वाले का फोटो बड़ी स्क्रीन पर लगाया जाएगा और ऐसे लोगों को नगर शत्रु यानी शहर के दुश्मन की उपाधि से नवाजा जाएगा। जो भी व्यक्ति खुले में और सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर उसे तत्काल 500 रुपए देने होंगे और उसका फोटो शहर भर में लगी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पटना के लगभग 415 स्थानों पर 3300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों के जरिए सड़क, फ्लाईओवर और चौराहों को पीक से गंदा करने वालों की पहचान की जाएगी। 3 बार टाले जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन इसे आज ईसीआई की वेबसाइट पर आखिरकार पब्लिश किया गया। रिवीजन के बाद उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नाम काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पिछली मतदाता सूची में 15,44,00,000 मतदाता दर्ज थे, लेकिन ड्राफ्ट सूची में 12,55,00,000 मतदाता शामिल हैं। लगभग 2,89,00,000 यानी करीब 19% नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
रिवीजन के बाद सूची में 46 लाख वोटर ऐसे मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 2,17,00,000 वोटर ऐसे थे जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहीं 25 लाख वोटर ऐसे थे जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। यूपी के बाद तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 74 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, मध्य प्रदेश में 43 लाख और राजस्थान में 42 लाख वोट कटे हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है वो 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। किसी पात्र मतदाता का नाम कट गया है तो वह फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है। 6 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनके पास से जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पकड़े गए इन मोबाइल फोन्स की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। पुलिस ने जिन 8 मोबाइल चोरों को पकड़ा है उनके पास से 821 मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें 51 आईफोन और सैकड़ों दूसरे महंगे स्मार्टफोन हैं। ये लोग बिहार और झारखंड से नोएडा समेत एनसीआर के इलाकों में अलग अलग गैंग बनाकर मोबाइल चुराते थे। ये लोग 3 से 4 महीने के लिए नोएडा आते थे, किराए के मकान में रहते थे और मोबाइल वापस लेकर चले जाते थे। ये मोबाइल चोर भीड़भाड़ वाले बाजार, सब्जी फल मार्केट और साप्ताहिक बाजार से फोन चुराते थे। पुलिस ने इन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ा जब ये पुलिस को देखकर रास्ता बदल रहे थे। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है जो चोरी की योजना में शिकार व्यक्ति का ध्यान भटकाते थे और मोबाइल फोन चोरी कर गैंग के दूसरे लोगों को पकड़ा देते थे। कुछ दिन चोरी करने के बाद छोटे स्टेशनों से ट्रेन पकड़कर झारखंड चले जाते थे और वहां ये फोन सस्ते दामों में बेच देते थे। ये लोग नोएडा में मजदूर बनकर किराए पर कमरा लेते थे और ज्यादा मोबाइल फोन इकट्ठे करके चले जाते थे।